हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है, एपिसोड 6। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सुना कि एक लड़की की एंट्री होती है जिसकी नज़र ख्वाहिश पर ही आकर रुक जाती है। तो आइए जानते हैं वो लड़की आखिर है कौन। अंशु कहता है, देख यार कितनी मस्त लड़की है, कितनी खूबसूरत है वो। भावना और ईशा कहती हैं, अच्छा तुझे वो खूबसूरत लग रही है? हमें तो नहीं लग रही फ़िलहाल। अंशु कहता है, तुम्हें तो मैं रोज़ देखता हूँ। यार सच में इस बार तो शिवम ने भी पहली बार किसी लड़की को देखा होता है। आखिर वो इतनी सुंदर जो लग रही थी। शिव कहता है, शिव उसे देखने के बाद ख्वाहिश को देखता है जो उसे और अंशु को ही घूर रही थी। शिव उस पर से अपनी नज़रें हटा लेता है। वो लड़की अंदर आती है, सब उससे बातें करने की कोशिश करते हैं पर वह सबको इग्नोर करके निकल कर चली जाती है। अंशु ख्वाहिश की वजह से ही नहीं जाता और वो जाकर आयशा के ग्रुप से टकरा जाती है, यानी आयशा से ही टकरा जाती है। वह उसे एटीट्यूड के साथ देखते हुए कहती है, व्हाट द हेल, देख के नहीं चल सकती क्या तुम? वो लड़की भी पूरे एटीट्यूड से जवाब देती है, तुम देखकर नहीं चल सकती? वाह, इतना बोलकर उससे घूरने लगती है। वहाँ आयशा का ग्रुप भी आ जाता है। वो सब कहते हैं, न्यू कमर जूनियर और इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। वो उसे डराने के लिए उसके पास आने लगते हैं। वो लड़की डरती नहीं है और अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। वो कहती है, अपनी सलामती चाहते हो तो जहाँ हो वहीं रहो। वो सब हंसने लगते हैं। धमकी दे रही है जूनियर। आयशा कहती है, वरना क्या करोगी? नहीं चाहिए हमें हमारी सलामती, बताओ क्या करोगी? आयशा ने उस लड़की से कहा। आयशा मुस्कुराने लगती है, ये सोच के कि वो लड़की डर गई होगी। वो लड़की उन सबको एक साथ घूरते हुए आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे लोगों की चीखें बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर ट्राई कर सकती हूँ। तुम चीखते हुए बहुत अच्छी लगोगी। आयशा की तरफ देखते हुए ही वो कहे जा रही थी। उसकी इस तरह के जवाब से वह सब उसके जवाब से थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी कोल्ड और काली आंखों में डायरेक्ट देखने पर आयशा भी उस वक्त थोड़ा सहम जाती है। वह उसे कुछ नहीं कहती और इस बार वो उसे छोड़ देती है। वो लड़की कहती है, दोबारा कभी मुझसे उलझना मत, इस बार की तरफ बस धमकी देकर नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। वो एक बार फिर से मुड़ती है और कहती है, जूनियर होगी तुम्हारी ये दोस्त जो वाइट से भी कम है और हाइट से भी और तुम सबके दिमाग से। आयशा के साथ खड़ी उसकी दोस्त की तरफ इशारा करते वो कहती है। वह सब कहते हैं, अजीब साइको लड़की है आयशा। आयशा कहती है, इसे छोड़ो मत और इसे छोड़ना भी नहीं है। इसकी इस बदतमीज़ी का बदला तो लेना ही पड़ेगा। बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आयशा भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वह मन में कहती है, मुझसे इतनी बदतमीज़ी करने की हिम्मत कभी किसकी ही नहीं हुई। उस ख्वाहिश के अलावा वो अकेली कम थी क्या, या एक और आ गई? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आयशा और उस लड़की का झगड़ा किस मोड़ पर जाएगा? आयशा बदला लेने के लिए क्या क्या करेगी? तो चलिए आगे कहानी में सुनते हैं, जो कि है एपिसोड 7। आप लोग के कहने पे मैं 2 एपिसोड साथ में लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के बाद ख्वाहिश घर आ जाती है तो देखती है उसका भाई ऋषि और भाभी अमृता घर आ चुके हैं और ख्वाहिश अपने भाई से मिलती है, उसका हाल चाल पूछती है पर अमृता से नहीं बोलती। अमृता को इस बात पर गुस्सा आता है तो वो कहती है, देखा मम्मी जी, आपने इस बार किसने पहल की? इसने मुझसे बात तक नहीं की। माँ,
अमृता छोड़ो उसे, तुम्हें पता है ना कैसी है वो। कोई भी कहेगा तब भी नहीं मानेगी। हो सकता है उसे तुम्हारी पिछली लड़ाई का गुस्सा अभी भी हो। वह कुछ भी इतनी आसानी से नहीं भूलती। ऋषि कहता है, ऐसा भी क्या गुस्सा मॉम, उसे समझना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? कल को अगर उसकी शादी हुई तब भी ऐसे ही व्यवहार रहा तो उसका तब क्या करोगे आप? नैना, बस करो भाई, वो थोड़ी नकचड़ी है पर दिल की तो बहुत अच्छी है ना। और अमृता के साथ की लड़ाई का उसके व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। ऋषि, दी आप भी उसी की साइड लो। पापा, तो क्या उसके घर आते ही सब उससे लड़ना शुरू कर दें क्या? बस करो सब, अब कोई भी ख्वाहिश के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। और बरखुरदार तो मेरी बेटी है, उसकी शादी कैसी होगी और वो कैसे रहेगी उसकी चिंता आप तो मत ही करो। ऋषि, पापा आप हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? पापा, इसलिए तो कहता हूँ कि इस तरह के झगड़ों में मत पड़ा करो। ये दोनों का आपसी मामला है, दोनों सुलझा लेंगी। तुम किसी एक की साइड नहीं ले सकते। एक तुम्हारी बीवी है तो एक तुम्हारी बहन। ऋषि, सॉरी पापा, आप सही कह रहे हैं। हमें फिर से वही सब शुरू नहीं करना चाहिए। वह हम सबसे छोटी है और उसका गुस्सा होने का भी पूरा हक है। ख्वाहिश सबकी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। ख्वाहिश अपने आप में ही बड़बड़ाती है। इस अमृता के आते ही वही सब शुरू कर दिया इसने। मैं ही क्यों बोलूं उससे? वो भी तो बोल सकती थी ना, आखिर गलती उसी की जो थी। बेड पर लेटते हुए ही वो कह रही थी, डैड नहीं होते तो मेरा क्या होता। थोड़ी ही देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसे याद आता है उस डायरी के बारे में। उठती है और अपने कबर्ड से उस डायरी को निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। ख्वाहिश के साथ मेरी दोस्ती अच्छी चल रही थी। जितनी हमारी दोस्ती गहरी होने लगी थी उतनी ही गहरी जेनी की नफ़रत भी होने लगी थी। एक दिन जेनी ने ख्वाहिश को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ख्वाहिश संभल नहीं पाई और नीचे गिरने लगी, पर वक्त रहते मैंने उसे बचा लिया, नहीं तो उसे आज मैं खो चुका होता। मुझे जेनी पर बहुत गुस्सा आया। ये हमारी लड़ाई की पहली शुरुआत थी। मैंने जेनी को कह दिया कि वो ख्वाहिश से दूर रहे, वरना उसके लिए ये सही नहीं होगा। जेनी कहती है, तुम उस लड़की और एक इंसान के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जेनी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और अपना गुस्सा अंदर ही रख लेती है। उसकी ये नफ़रत यहीं नहीं रुकने वाली थी। वो ख्वाहिश को नुकसान पहुंचाने के दूसरे तरीके इख्तियार करने लगी थी। मैं और ख्वाहिश अब अक्सर कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे थे, बिना किसी की परवाह किए, एक दूसरे में खोए हुए। मुझे उसकी छोटी सी तकलीफ़ से भी अब तकलीफ़ होने लगी थी। अभी तक ख्वाहिश को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, पर मैं उसे सब सच बता देना चाहता था। मुझे डर भी था कि कहीं सच जानने के बाद वो मुझसे दूर ना हो जाए। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था। मैंने बहुत बार उसे अपना सच बता देने की कोशिश की, पर मैं उसे कभी भी ये बात नहीं बता पाया कि मैं कौन हूँ। बस यही गिल्ट बार बार मुझे अंदर से उससे दूर रहने के लिए मजबूर करने लगा था, जो कि मेरे लिए अब नामुमकिन जैसा हो गया था। आज जब मैं कॉलेज पहुँचा तब सब कुछ सामान्य ही था, पर जेनी कहाँ रुकने वाली थी। उसने कुछ ऐसा प्लान किया था ख्वाहिश के लिए जो उसे मौत तो नहीं पर सदमा ज़रूर दे सकता था। जेनी ने आज ख्वाहिश को बेहोश करके वॉशरूम में ही लॉक कर दिया था। कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर मैंने उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। जेनी को जब लगा कि मैं ख्वाहिश को ढूंढ लूँगा, तब उसने एक लड़की को मेरे पास भेजकर कहवा दिया कि ख्वाहिश तो घर जा चुकी है। मैं भी कॉलेज से वापस आ गया, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि ख्वाहिश बिना बताए और मुझसे बिना मिले चली गई। ऐसा उसने कभी नहीं किया था। हमारी दोस्ती होने के बाद से जब ख्वाहिश को होश आया तब उसने खुद को वॉशरूम में लॉक पाया। वहाँ की लाइट्स भी बंद थी।
ख्वाहिश डर कर मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई नहीं आया, तब ख्वाहिश चुपचाप बाथरूम में एक कोने में बैठकर रोने लगी। आने वाले 2 दिनों के लिए कॉलेज भी बंद था। ख्वाहिश को ये सोच सोच कर डर और रोना भी आ रहा था कि काश आरव मेरे पास होता तो वो बस यही बातें सोच रही थी। ख्वाहिश के ऐसे चले जाने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे देखने उसके घर गया, उसकी खिड़की के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। जब बहुत देर तक वो नहीं आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके कमरे में आ गया, दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली आवाज़ों सुनने लगा। सब लोग परेशान दिख रहे थे। एक पिलर के पीछे छिपकर मैंने बातें सुनी कि ख्वाहिश अभी तक घर नहीं लौटी है। अब मुझे घबराहट होने लगी। न जाने क्यों जेनी पर शक हो रहा था। शायद उसी ने कुछ किया होगा। मैं सबसे पहले कॉलेज गया क्योंकि ख्वाहिश जब तक घर नहीं लौटी और उसे कॉलेज से जाते हुए भी मैंने नहीं देखा था। यही सोचकर जितनी तेज़ स्पीड में मैं जा सकता था उससे भी तेज़ स्पीड में मैं कॉलेज पहुंच गया। लगभग पलक झपकने के बराबर स्पीड में मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था। कॉलेज के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं अपनी शक्तियों की वजह से अंदर भी जा सकता था, वो भी आसानी से, और मैंने ऐसा ही किया। एक पल में ही दीवार को फांद कर मैं अंदर पहुंच गया। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही अंधेरा था। मैंने ख्वाहिश को पूरे कॉलेज में ढूंढना शुरू किया, पर वह कहीं नहीं मिली। इतना ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही समझा, जिन्हें मैं कभी प्रयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ज़्यादा ताकत हमेशा अपने साथ एक विनाश की कहानी लेकर आती है। मैंने अपनी आंखें बंद की और ख्वाहिश के बारे में सोचने लगा, उसके मस्तिष्क से जुड़ने की कोशिश करने लगा, जिसे हम अंतर मन कहते हैं। बहुत अंधेरा, गहरा और गहरा। एक कोने में बस यही देख पाया कि इसका मतलब कि ख्वाहिश यहीं कहीं है, किसी अंधेरे कोने में सिमटी सी बैठी हुई है। अब मैंने आवाज़ों को महसूस करना भी शुरू किया। ऐसी आवाज़ें, गहरी खामोशी के सन्नाटे सी, जिन्हें मैं अब साफ साफ सुन सकता था। मुझे अब कुछ सिसकियों की आवाज़ें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। ख्वाहिश अचानक दरवाज़ा खोलने और अंधेरे में किसी की आकृति दिखने की वजह से घबरा गई। उसने अपने बैग से बाहर निकाला और लाइटर जलाया। हल्की हल्की रोशनी में उसने मुझे देखा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। वो भागकर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैं उसे उठाकर बाहर ले आया। बहुत देर तक अंधेरे और घुटन में रहने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मुझे उसे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी और साथ ही जेनी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और मैं जानता था इसके लिए वही जिम्मेदार है। बाहर अब ठंड और कोहरे की वजह से बर्फ़ भी पड़ने लगी थी। ख्वाहिश को अब उसके घर पहुंचाना ज़रूरी हो गया था। मैंने उसे अपने अंदर जितना हो सका उतना कवर किया। मेरी स्पीड अक्सर मुझे मदद कर देती है, और एक यही बात है वैम्पायर होने की जो मुझे बहुत पसंद भी थी। कुछ ही पलों में मैं ख्वाहिश को लेकर उसके घर तक पहुंच चुका था। मैं अब ख्वाहिश के घर के बाहर था। मैंने डोरबेल बजाई। बेल की आवाज़ सुनकर किसी ने दरवाज़ा खोला। वह ख्वाहिश की मॉम थी। बेहोश ख्वाहिश को मेरी बाहों में देखकर एक पल के लिए वो शॉक्ड भी थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझे अंदर लेकर आने के लिए कहा। मैं उसे अंदर लेकर आया और वहाँ सोफ़े पर ही लिटा दिया। मैंने ख्वाहिश को अंदर लेकर आया और वहाँ ख्वाहिश के डैड भाई सोफ़े के एक कॉर्नर में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। ख्वाहिश के डैड ने मुझसे पूछा, क्या हुआ इसे? तुम कौन हो? तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो इसे? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव दिख रहे थे, जिससे मैं समझ सकता था, क्योंकि अक्सर अजय
और रिया को मैंने हम सब के लिए ऐसे ही परेशान होते देखा था। मैंने उन दोनों को बताया। यह मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी, शायद ठंड की वजह से बेहोश हो गई होगी। मुझे इसकी कोई आईडी मिली, लिखे एड्रेस पे यहाँ का पता था, इसलिए मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने बेटे यानी मतलब ख्वाहिश के भाई की तरफ देखते हुए कहने लगे, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। ख्वाहिश का भाई उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर चला गया। मैंने ख्वाहिश के डैड से कहा, अब मैं चलता हूँ। उन्होंने मुझे धन्यवाद बोलते हुए कहा, ध्यान से जाना, मौसम ख़राब है आज। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से बाहर आ गया। मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब तक वह होश में नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं पड़ने वाला था। मैं वहीं छुप रहा था क्योंकि मुझे ख्वाहिश को उसके कमरे में जाकर लिटा दिया गया और मैं ख्वाहिश को देखना चाहता था। इस सर्द मौसम में डॉक्टर का मिलना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने ख्वाहिश को वहीं सुला दिया। ख्वाहिश की मॉम उसके पास थी। मुझे ख्वाहिश के पास जाना था, लेकिन मुझे अब तक उसके पास आने का मौका तक नहीं मिला था। उसकी मॉम सो गई। तब मैं ख्वाहिश के पास आया और सुबह होने तक उसके पास ही रुका। सुबह उसे होश आया था। जब मैंने ये देखा तब मैं वहाँ से चला आया। कम से कम मुझे ये सुकून तो था कि अब ख्वाहिश ठीक है। आगे की कहानी जानने के लिए इंतज़ार करिए। मैं इस स्टोरी का अगला एपिसोड बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी रेगुलर अपलोड करूं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मुझे आपका ये एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलती हूँ स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।